फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए ऑनर्स सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए जो है बीए पॉल साइंस ऑनर्स जो है इसके चैप्टर में आपको कंटिन्यू करवा रही हूँ। हम जो लास्ट टाइम पढ़ रहे थे यूनिट 3 थी हमारी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विश्व इतिहास पर परिप्रेक्ष्य वाली जो बुक है वह मैं कंटिन्यू करवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है फांसीवाद, ठीक है। आपको पता होगा कि फांसीवाद क्या है, आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में, ठीक है। जो बच्चे स्टूडेंट हमारे चैनल पे न्यू आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। पहले फांसीवाद। देखो, जैसे जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में क्या हुआ था, नाजीवाद की स्थापना हुई थी, वैसे ही ठीक उसी प्रकार से इटली में क्या हुआ था, फांसीवाद का उदय हुआ था, ठीक है। अब वो कैसे उदय हुआ फांसीवाद, जैसे कि जर्मनी में नाजीवाद हुआ था, ठीक है, नाजीवाद की स्थापना हुई थी, ठीक उसी प्रकार से फांसीवादी भी एक विचारधारा थी, ठीक है। अब जैसे नाजीवाद का जो नेतृत्व है वो हिटलर कर रहे थे, ठीक है, और फांसीवाद का जो नेतृत्व जो है मुसोलिनी कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसका इंट्रोडक्शन बता रही हूँ फांसीवाद का, ठीक है। इसके जो है आपके एग्ज़ाम में जो है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट आएगा। तो आपको जो यूनिट 3 है वो ज़्यादा अच्छे से कवर करनी है, क्योंकि वो हमने क्लास 12th में भी पढ़ रखा है, इसलिए आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फांसीवाद क्या है, जर्मनी क्या है, प्रथम विश्व युद्ध, शीत युद्ध, ठीक है, अमेरिका का वर्चस्व, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि फांसीवाद क्या है, फांसीवाद की कैसे स्थापना हुई। देखो, फासिस्ट शब्द की उत्पत्ति फासियो शब्द से हुई। देखो, फासिस्ट शब्द की जो उत्पत्ति थी फासियो से हुई, जो लैटिन भाषा शब्द फासिस्ट से बना है, ठीक है। ये फासिस्ट जो शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका सामान्य अर्थ जैसे हमारी लैंग्वेज में हम बोले, जैसे यूरोप में जो है लैटिन भाषा ज़्यादातर शब्द जो है बोले जाते हैं, वहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम साधारण भाषा में कहेंगे तो छड़ों का गट्ठर है वो, ठीक है, क्या कहेंगे, छड़ों का गट्ठर है, जिसे अधिकार का प्रतीक माना जाता है। ये बोल रहे हैं कि जो फासिस्ट है ना वो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक। तो इसमें जो है फासिस्ट को हम अपने साधारण भाषा में ही सामान्य अर्थ में बोले तो छड़ों का गट्ठर कह लो या लकड़ियों का गट्ठर कह लो, ये बताता है, लकड़ियों का गट्ठर क्या बताता है, एकता का प्रतीक बताता है, अपने अधिकार को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, फासिस्ट शब्द जो है इसका अर्थ होता है। अब देखो आगे, फांसीवाद का उदय बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में हुआ। अब इसका जो इटली जो है फांसीवाद का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मुसोलिनी कर रहे थे। मुसोलिनी का जन्म इटली के रोमगना शहर में हुआ, 1883 में हुआ था, ठीक है। ये जो मुसोलिनी थे इटली में ही जन्मे थे और 1883 में जो है ये पैदा हुए, ठीक। इसमें जो है मुसोलिनी पर अपने पिता के समाजवादी विचारों का प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो मुसोलिनी के जो पिताजी थे वो समाजवादी व्यवस्था से क्या थे, प्रेरित थे। तो उन्हें भी जो है मुसोलिनी को भी समाजवादी जो व्यवस्था थी वो ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो वह भी उनके बारे में विचार जो है करने लगे थे। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फांसीवादी पार्टी का उदय, कि फांसीवाद पार्टी का जो है उदय कैसे हुआ। मैंने आपको बताया कि फासिस्ट शब्द जो है लैटिन भाषा से जो एकता का प्रतीक दिखाता है, क्योंकि लकड़ियों का गट्ठर क्या होता है, एक साथ जुड़ा हुआ होता है, मजबूत होता है, ठीक है। तो मजबूती को, संप्रभुता को दिखाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं,
फासिज्म जो है दिखाता है। अब देखो फांसीवाद जो मुसोलिनो थे, इन्होंने अपनी पार्टी निर्माण करी थी जिसे फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनो को माना जाता है। फासिज्म जो है वहाँ की पार्टी का नाम इन्होंने रखा मुसोलिनो ने, ठीक। मुसोलिनो ने फासिस्ट पार्टी की इटली में स्थापना की थी। फासिस्ट पार्टी की स्थापना की मुसोलिनो ने कहाँ पर की थी? इटली में करी थी। अब इसके कारण भी बताऊंगी मैं आपको आगे कि भाई जर्मनी जो था, मैं आपको बताती हूँ, पहले थोड़ा सा पहले का बता देती हूँ। जो जर्मनी तो था वो तो हार गया था प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। मित्र राष्ट्र जीत गए थे। अब भाई मित्र राष्ट्र के साथ तो था इटली, पर उसे क्यों ये फांसीवाद की स्थापना करनी पड़ी? तो ये भी तो आपको देखना चाहिए कि भाई जर्मनी तो हारा, चलो उसने तो नाजीवाद को स्थापना करी, पर इटली ने क्यों करा फांसीवाद की स्थापना? इटली ने क्यों करी? ठीक है, तो ये जो है मन में सवाल आता है कि भाई इसने क्यों करी, क्योंकि ये तो जीत भी गया था। क्यों? अब इसके भी बहुत सारे कारण हैं कि फांसीवाद के उदय के कारण, ठीक है। पहले आगे देखते हैं हम। दल में सेनानिवृत्त सैनिक, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग व विद्यार्थी भी शामिल हुए थे। देखो इसमें जो था आपका, इस दल में, दल कह लो, पार्टी कह लो, ठीक है, संगठन कह लो, तो इसमें जो था सेनावृत्ति के लोग जो थे, किसान मौजूद थे इस दल में, मज़दूर थे, मध्यम वर्ग मिडिल क्लास के जो लोग थे, और स्टूडेंट्स भी थे इसमें काफ़ी सारे। तो सारे जो थे इसमें लोग शामिल हुए थे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है, मुसोलिनो ने इटली वासियों को निराशा से निकालने हेतु फासिस्ट कम्बाटिमियो नामक संगठन बनाया। इन्होंने एक संगठन बनाया था मुसोलिनो ने, ठीक है। और संगठन का चिन्ह कुल्हाड़ी सहित लकड़ियों का गट्ठर था, ठीक है। अब संगठन का चिन्ह होता है, जैसे कि हमारे देश में बीजेपी ने बना रखा है कमल का, ठीक है, आम आदमी पार्टी ने झाड़ू का बना रखा है, कांग्रेस ने हाथ का बना रखा है। तो ऐसे ही फांसीवाद ने भी लकड़ियों का गट्ठर की जो है चिन्ह बनाया था उसका। अब मैंने बता दिया है कि आपको कि जो लकड़ियों का गट्ठर जो होता है वो एकता को प्रभावित करता है, एकता को दर्शाता है हमारा, ठीक है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फांसीवाद के उदय के कारण। अब भाई आप सोचोगे कि फांसीवाद उदय क्यों हुआ था? फांसीवाद के उदय के निम्नलिखित कारण, बहुत सारे कारण हैं इसके, जैसे नाजीवाद के उदय के बहुत सारे कारण थे, वार्सराय संधि थी, ठीक है, बहुत सारे कारण थे। साम्यवाद का प्रसार हो रहा था, तो हिटलर ने लोगों को बताया कि भाई साम्यवाद को नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा वार्सराय संधि से उत्पन्न निराशा। इटली को जो है वार्सराय संधि से है ना निराशा हुई थी। क्यों हुई थी आइए जानते हैं। इटली प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ा, ठीक है, लड़ा था या खड़ा था, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि इटली जो था प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के साथ खड़ा था, तथा वार्सराय की संधि से उसे कुछ मिलने की आशा थी। इटली ने सोचा भाई मैं मित्र राष्ट्र की ओर से जो है लड़ता हूँ, और वे जीत भी गए, मित्र राष्ट्र जीत भी गए। तो इटली ने सोचा कि भाई मैं मित्र राष्ट्र के साथ हूँ और ये हम जीत चुके हैं, तो हमें कुछ मिलेगा, कुछ लाभ मिलेगा, कुछ लाभ अर्जित होगा। तो इटली इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा निराशा हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इटली को कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ था, ठीक है। परंतु उसे गहरी निराशा और असंतोष के सिवा कुछ नहीं मिला, उसे कुछ नहीं मिला बिल्कुल भी। और वार्सराय की संधि में मित्र राष्ट्र ने इटली को, अब वार्सराय संधि हुई थी, ठीक है, तो इटली को जो क्षेत्र देने का वादा किया था मित्र राष्ट्र ने, भाई बात करी होगी उस समय कि भाई इटली को ये सारे क्षेत्र हम दे देंगे, परंतु उसका जो वादा है वो तोड़ दिया गया, इटली को कुछ भी नहीं मिला, ठीक है।
अब मित्र राष्ट्र ने विश्वासघात किया। अब भाई विश्वासघात किया, उन्होंने जो बोला था क्षेत्र देने के लिए इटली को नहीं दिया और जितना था, जिसकी वजह से जनता निराश थी और जनता बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और फासिस्ट पार्टी का लाभ मिला। अब उस समय जो सरकार चल रही थी इटली में, तो उसको जो है लोग नापसंद करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि भाई जनता का नुकसान हुआ था बहुत ज़्यादा। इस वजह से फासिस्ट पार्टी जो नई उभरी थी उस समय, तो उस समय जो फासिस्ट पार्टी उभरी तो उसको अधिक लाभ मिला और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें जुड़ गए फासिस्ट पार्टी में। दूसरा पॉइंट है हमारा आर्थिक असंतोष। आर्थिक असंतोष, आर्थिक से समझ जाना चाहिए आपको कि फाइनेंशियल कंडीशन जो है ख़राब हो चुकी थी इटली की। युद्ध में व्यापक नुकसान हो। देखो युद्ध जो है कोई भी देश लड़ता हो वह 10 साल पीछे चला जाता है, क्योंकि उसमें लोगों की मौत तो होती है, कई सारे हथियार भी लगते हैं। हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वह भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। युद्ध के पश्चात मिली निराशा के फलस्वरूप इटली की अधिक आर्थिक स्थिति में गिरावट आने लगी। इटली को जो है प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और वहाँ पर जो है आर्थिक स्थिति आ गई, आर्थिक गिरावट आ गई और जो था हमारा महंगाई बढ़ गई। महंगाई जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब भाई जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कितना खतरनाक हुआ था, उससे जो है लोगों की जान तो गई और आर्थिक स्थिति में जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। विदेशी पूंजी खराब हो गई, ठीक है, पैसा नहीं था सरकार के पास, ठीक है, तो जिससे महंगाई बढ़ी। उद्योग, व्यापार, कृषि आदि को भी बहुत हानि हुई, ठीक है, उद्योग को भी हुई, कृषि व्यापार जो था उनका चल रहा था वह भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। आम जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ा, आम नागरिक जो थे उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। मुद्रा में 70% की गिरावट आई। मुद्रा में जो थे उस समय 70% से ज़्यादा जो है गिरावट आई थी। जनता ने सरकार के प्रति विद्रोह कर दिया। अब जनता ने क्यों विद्रोह किया? क्योंकि भाई वो देश को अच्छे से चला नहीं पा रहा था। उस समय की जो वर्तमान समय की सरकार चल रही थी, इस वजह से जो है मुसोलिनो ने अपनी सरकार बनाई, संगठन बनाया, पार्टी बनाई अपनी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हुए। तो इस वजह से उसको प्लस पॉइंट ये मिला कि उसकी सरकार जो है फिर मजबूत होने लगी मुसोलिनो की। तीसरा कारण है फांसीवाद के उदय के कारण इटली में बढ़ता साम्यवाद का प्रभाव। अब देखो 1917 में हुई थी रूसी क्रांति, ठीक है, रूस में जब क्रांति हुई थी, जब कहीं पर भी रेवोल्यूशन होता है ना तो वो पूरे विश्व को प्रभावित करता है, ना कि एक ही देश होता है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि पूरा विश्व ही प्रभावित होगा इससे, कोई एक पर्टिकुलर देश नहीं होता, ठीक है। रूसी क्रांति के बाद साम्यवाद यूरोप में बढ़ने लगा, ठीक है, साम्यवाद जो था यूरोप में बढ़ने लगा। भाई रूस में हुई थी क्रांति और उसके आसपास जो है यूरोप के देश हैं, यूरोप में यूरोपियन कंट्री है वहाँ के, तो इस वजह से जो है साम्यवाद का प्रचार होने लगा, बहुत ज़्यादा विस्तार होने लगा। इटली में साम्यवादी तेज़ी से फैल रहा था, इटली में भी फैलने लगा, ठीक है। वहाँ की जनता के मन में वारसराय की संधि के प्रति असंतोष था। वहाँ के जो लोग थे इटली के, तो पहले से ही वे तो वारसराय संधि से परेशान थे। आर्थिक असंतोष उनके मन में भरा पड़ा था कि भाई देश का जो डेवलपमेंट है पूरा चौपट हो गया। लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, ठीक है। वहाँ की जनता सोचती थी कि साम्यवाद के कारण, अगर साम्यवाद के कारण जो है अर्थव्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। वहाँ की सरकार, जनता ने सोचा कि भाई साम्यवाद को हम लेकर आ जाते हैं, ठीक है, हम लेकर भी आ जाएंगे, साम्यवादी सरकार भी स्थापित हो जाएगी, पर उसकी क्या गारंटी है कि वो देश को सही कर दे, डेवलपमेंट स्तर उसका बढ़ा दे, ठीक है। तो लोगों को, जनता के मन में जो था क्या था, भय था, परंतु लोगों के मन में भय था, इसी वजह से इटली वासी मुसोलिनो के पक्ष में हो गए।
उन्हें पता था कि हाँ भाई साम्यवाद को हम स्थापित करेंगे तो हमारी विकास तो हो जाएगा, पर उन्हें शक था, ठीक है, उन्हें भरोसा ही नहीं था। तो उस समय जो मुसोलिनी जो थे एक उभर कर आए सामने, और उनका जो संगठन है, उनकी जो पार्टी है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी अच्छे से, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट करने लगे, भागीदार करने लगे। चौथा पॉइंट आ जाता है हमारा फांसीवाद के उदय के कारण जनतांत्रिक सरकार की असफलता। वहाँ पर जो है लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी चल रहा था, तो वहाँ की जनता ने सोचा भाई यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार होते हुए भी देश जो है पूरा चौपट हो गया, ठीक है, इससे अच्छा तो हम किसी राजा को रख लेते हैं, ठीक है, किसी नेता को खुद से वो बनाते हैं लीडर अपना, ताकि वो हमारा जो है विकास कर पाए। युद्ध में हुई आर्थिक हानि, वारसराय संधि में हुए विश्वासघात के कारण जनता में असंतोष व्याप्त। वारसराय संधि हुई थी और उनके साथ विश्वासघात भी किया था मित्र राष्ट्र ने। देश का आर्थिक ढांचा अव्यवस्थित था। देश का जो आर्थिक ढांचा जो था वो बेकार हो चुका था। इटली की तत्कालीन सरकार देश को संभाल ना सके। इटली की जो तत्कालीन सरकार थी, उस समय की जो वर्तमान सरकार चल रही थी, वह देश को अच्छी तरीके से संभाल नहीं सकी तथा जनता को विश्वास दिलाने में नाकामयाब रही। जनता को विश्वास नहीं दिला पाई कि भाई हम तुम्हारा विकास करेंगे, हम जो है हमारे उद्योग धंधे जितने भी चौपट हुए हैं उन्हें हम अच्छे से उनको रिपेयरिंग करेंगे, ठीक है, उसमें पैसा लगाएंगे। सरकार के पास तो पहले से ही पैसा नहीं था, तो भाई वो क्यों उसको भरोसा दिलाएगी लोगों को, ठीक है। तो इस वजह से जो था, इसका चौथा कारण है हमारा। परिणाम स्वरूप वहाँ की जनता जनतंत्र में अपना विश्वास खोने लगी। जहाँ पर डेमोक्रेसी थी, जनता का शासन था, तो वहाँ पर जो है सरकार पर जो है जनता भरोसा नहीं कर पा रही थी। इन परिस्थितियों में मुसोलिनी ने उन्हें स्थिर सरकार और समृद्धि देने का विश्वास दिलाया। मुसोलिनी जो थे, उनका नेतृत्व इतना अच्छा था, इतना बढ़िया था कि वो लोगों को प्रभावित करते थे, और उन्होंने लोगों के अंदर विश्वास दिलाया कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम देश को अच्छे से ठीक ढंग से चलाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारी हुई थी, ठीक है। पांचवा पॉइंट है हमारा मुसोलिनी का व्यक्तित्व। मुसोलिनी का जो व्यक्तित्व था, अब देखो कैरेक्टर मैंने आपको नाजीवाद में भी बताया था कि हिटलर का जो व्यक्तित्व था प्रभावित था, आकर्षित करने वाला था बिल्कुल। जब वो कभी भी सभा करने जाता था तो इतने लोग जो है अट्रैक्ट हो जाते थे, इतने ज़्यादा आकर्षित हो जाते थे कि उसकी बात जो है मानने से इनकार ही नहीं कर पाते थे कोई भी, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से मुसोलिनी का व्यक्तित्व भी बहुत ज़्यादा प्रभावित था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा शांति व्यवहार के तो नहीं थे खैर ये, क्योंकि ये तानाशाही को संबोधित करते थे, भाई तानाशाही को वो बढ़ाते थे। फांसीवाद के उदय का एक प्रमुख कारण मुसोलिनी का व्यवहारवादी व्यक्तित्व था। उनका जो था व्यवहारवादी जो था, क्या था, व्यक्तित्व था। व्यवहारवादी का जो है उनका नेचर इतना अच्छा था कि लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रभावित हो जाते थे, ठीक है। अपने संबोधन के कारण लोग उसे पसंद करने लगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उसे पसंद करने लगे थे, ठीक है। जो है उनका संबोधन जो है बढ़ने लगा। सॉरी, वो मिस्टेक से थोड़ा लाउड बोलने लगी थी मैं, ठीक है। तो जो है इसमें मुसोलिनी का व्यक्तित्व जो था बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना अच्छे से। 5th पॉइंट है इसका, लास्ट टॉपिक है हमारा, इसमें डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, नाजीवाद और फांसीवाद के परिणाम। देखो नाजीवाद के जो थे मैंने उसमें नहीं बताया क्योंकि मैंने इसमें इसके साथ लिख दिया था, सॉरी वो मेरी गलती है। पर आप इसमें जान लीजिए कि नाजीवाद और फांसीवाद के परिणाम क्या हुए थे। पहला जो आ जाता है हमारा जर्मनी में नाजीवाद के उदय के नकारात्मक व सकारात्मक प्रभाव है। देखो कुछ चीज़ें जो हमने नाजीवाद बनाई थी वो अच्छी भी रही, और फांसीवाद जो इटली में बनाया वह भी अच्छा रहा,
उसका भी प्रभाव जो है अच्छा रहा था, पर उसके जब हमारे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं तो कुछ नेगेटिविटी भी देता है वो, ठीक है। तो इसके पहले जान लेते हैं नाजीवाद के सकारात्मक प्रभाव। पहला पॉइंट है इसमें, जर्मनी को आर्थिक संकट से राहत मिली। हिटलर ने ऐसी नीतियां लागू करी उस समय, तो उसका जो आर्थिक जो संकट था उससे राहत मिली, ठीक है। पैसों से संबंधित जो चीज़ें थी उससे जो है लोग संतुष्ट हुए, सेटिस्फेक्शन मिला लोगों को। दूसरा पॉइंट है आर्थिक संकट में सफलता। आर्थिक संकट जो था उनके ऊपर आ गया था, उनका व्यापार जो था ठप हो गया था, कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बर्बादी हो चुकी थी, किसान जो थे अच्छे से उनको पैसे नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो उस समय जो है आर्थिक संकट में क्या मिली, उसे सफलता मिली। उद्योगों में सुधार हुआ, ठीक है। हिटलर ने उद्योगों को भी सुधारा। फिर नाजीवाद जब आया था, तो भाई जब नाजीवाद क्यों लेकर आएंगे, जब हमारे लिए अच्छा काम करेगा कोई इंसान तो उसी की सरकार हम बनाना चाहेंगे, ठीक है। हमें ताकि फैसिलिटीज़ दे सके, सर्विसेज दे सके, गुड सर्विस देंगे तभी हम सरकार को चुनते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है सैन्य शक्ति में वृद्धि। सैन्य शक्ति में उसकी वृद्धि करने लगा वो, सेनाओं में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग भरने लगा, ठीक है। उसमें जो है लेने लगा, लोगों को तैयार करने लगा युद्ध के लिए। अब इसके नकारात्मक प्रभाव समझते हैं। फर्स्ट है इसमें राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध। इसने क्या करा, जब इसकी सरकार बन गई हिटलर की, तो जितने भी राजनीतिक दल थे वहाँ पर, पॉलिटिक्स पार्टियाँ थी वहाँ पर, उन पर क्या कर दी, रोक लगा दी, उनको मान्यता से बाहर कर दिया कि भाई तुम यहाँ पर वो नहीं कर सकते, अपना संगठन उनको बंद करवा दिया उनका, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहूदी और साम्यवादी विरोध। हिटलर जो थे यहूदी विरोधी थे। यहूदी जो थे एक जाति वर्ग के लोग थे, ठीक है। तो यहूदी जो लोग थे हिटलर को अच्छे नहीं लगते थे, ठीक है। तो यहूदियों को हिटलर ने क्या करा, देश से भगा दिया। और यहूदी जो थे हमारे इज़राइल से बिलोंग करते थे, यहाँ पे इज़राइल से भागकर जो है जर्मनी में आ गए थे। ये बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है, ठीक है। और साम्यवादी विरोधी, आपको पता ही है साम्यवाद का क्या होता है रोल, इसमें सरकार का नियंत्रण होता है सारी चीज़ों पर, ठीक है। तो उसका विरोध करती है। तीसरा पॉइंट है इसमें यहूदियों को नौकरियों से निकाल दिया और उन्हें अस्पतालों में जाना बंद कर दिया, ठीक है। यहूदी जितने भी लोग थे उस समय, उन्होंने नौकरियां उन्हें दी रखी थी, उन्हें निकाल दिया और अस्पतालों में आना जो है बंद कर दिया उन्हें। पांचवा पॉइंट है हज़ारों लोगों की मौत, ठीक है। नकारात्मक प्रभाव इसमें ये भी है कि बहुत हिटलर ने जबरन जो है लोगों को सेना में भर्ती करा, उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा अत्याचार करा। पांचवा पॉइंट है हिटलर का तानाशाही। हिटलर की जो तानाशाही थी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। जब उसकी सरकार तो भाई अच्छे से उसने बनाई, परंतु जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो शक्तिशाली जब मिल जाती है और कोई विपक्ष भाई पार्टी नहीं होगी, विपक्ष की पार्टी उसने ख़त्म कर दी, तो भाई वो तानाशाही हो गया, उसके लालच आ गया, तानाशाही करने लगा, रूल करने लगा जर्मनी पर, अपना वर्चस्व स्थापित करने लगा बहुत ज़्यादा। अब हम जान लेते हैं फांसीवाद के सकारात्मक प्रभाव, ठीक है। फांसीवाद के भी छोटे पॉइंट है इसमें, तो आर्थिक, सैन्य और राष्ट्रीय प्रगति, ठीक है। आर्थिक रूप से भी जो है प्रगति करने लगा इटली, सैन्य रूप से भी इसमें सेना में बहुत ज़्यादा हथियार और अच्छे से बनाए इन्होंने, राष्ट्रीय प्रगति करी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें राष्ट्रीय गर्व और आर्थिक स्थिरता लेकर आए। राष्ट्रीय गर्व की पहचान, राष्ट्रीय हित के लिए इन्होंने काम करा। आर्थिक स्थिरता का मतलब है कि इकोनॉमिक सिस्टम को बिल्कुल बैलेंस करके इन्होंने करा। मुसोलिनो जो भी थे आए थे उस समय। सैन्यकरण को बढ़ावा मिला, ठीक है, हथियारों और सेना को भर्ती जो है इसमें करा। इसमें आ जाता है हमारा नकारात्मक प्रभाव। इसमें दो ही पॉइंट है, मुसोलिनी की तानाशाही फिर बढ़ रही थी, जब उसको ज़्यादा शक्तियाँ दे देंगे हम, मुसोलिनो भी जो है उसकी तानाशाही भी बढ़ने लगी। गलत नीतियों का निर्माण, मुसोलिनो जो था गलत नीतियों का निर्माण करने लगा था उस समय, ठीक है।
तो ये जो था आपका फांसीवाद था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप 2 बार देखें वीडियो को, 1 बार देखें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।